हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र अध्याय 11। तो चलिए सबसे पहले स्पिनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में स्पिनल कॉर्ड की जो लंबाई होती है वो 42 से 45 सेंटीमीटर के बीच होती है। वक्षीय क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर मोटी होती है, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा के महारंध्र से निकलकर कशेरुकाओं की तंत्रिका नाल से होता हुआ ये अंत तक विस्तृत रहता है। इनका फैलाव रहता है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। यह एक लंबी, खोखली और बेलनाकार संरचना है, जिसका अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क एवं शरीर में विस्तृत तंत्रिकाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मेरुरज्जु में मस्तिष्क के समान धूसर द्रव्य तथा श्वेत द्रव्य पाया जाता है, परंतु मेरुरज्जु में मस्तिष्क के विपरीत परिधि की ओर जो श्वेत द्रव यानी जो व्हाइट मैटर या जो ग्रे मैटर होता है, ये क्या होता है? तो श्वेत जो द्रव होता है ये परिधि की ओर, और जो ग्रे मैटर होता है ये अंदर की ओर पाया जाता है। इसकी अनुप्रस्थ काट में धूसर द्रव तितली या एच आकार का दिखाई देता है, जिसके पृष्ठ भाग पर 2 पृष्ठ श्रृंग तथा अधर भाग पर 2 अधर श्रृंग उपस्थित होते हैं। मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला है मस्तिष्क से आने या जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, दूसरा प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय और नियंत्रण को कायम रखना। इसके बाद तंत्रिका आवेग नर्व इंपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तंत्रिका आवेग तंत्रिका कोशिका के भीतर उद्दीपनों के द्वारा उत्पन्न यांत्रिक, रासायनिक और विद्युत अशांति का परिणाम है। इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस का यह परिणाम है। तंत्रिका के आवेग संवहन को 2 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है, विराम विभव और सक्रिय विभव। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको देख लेते हैं। जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में मध्यस्थ या संयोजी तंत्रिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम हाइड्रा नामक जीव में हुआ। एक तंत्रिका कोशिका का क्रियात्मक विभव -15 से +20 वोल्ट तक होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करती है। इसके साथ ही मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का यह संवहन करती है। फ्रंटल पिंड के द्वारा ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण किया जाता है और टेम्पोरल पिंड सुनने में सहायता करता है। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं होती हैं। ये भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक तथा वैद्युत उद्दीपनों के द्वारा उत्तेजित हो सकती है। न्यूरॉन जंतु अथवा एक्सॉन तंत्रिका झिल्ली से घिरा रहता है। जो न्यूरॉन है ये नर्व फाइबर और एक्सॉन तथा तंत्रिका झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे एक्सोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्मा। इसका तंत्रिका झिल्ली में सोडियम आयन और पोटेशियम आयन चैनल होते हैं, ठीक है, जिन्हें वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कहते हैं। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये चैनल जो होते हैं तंत्रिका झिल्ली में उत्पन्न विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अनुसार खुलते और बंद होते हैं। ये आयन चैनल भिन्न भिन्न आयनों के लिए अलग अलग मात्रा में पारगम्य होते हैं। ये चैनल पोटेशियम आयनों के लिए जो है अधिक पारगम्य होते हैं, जबकि सोडियम आयन के लिए ये लगभग अपारगम्य होते हैं। एक्सोप्लाज्मा के ऋणावेशित प्रोटीनों के लिए जो है पूर्णतः अपारगम्य होते हैं। याद रखिए, जब तंत्रिका कोशिका कोई संदेश प्रेषित नहीं कर रही होती है, तब उसकी यह अवस्था जो है विरामावस्था या विराम विभव कहलाता है। विराम विभव के स्थिति में तंत्रिका तंतु में अंदर की ओर ऋणात्मक आवेश और बाहर की ओर धनात्मक आवेश होता है। तो याद रखिएगा, जो विराम विभव है इस स्थिति में जो तंत्रिका तंतु है इसमें अंदर की ओर ऋणात्मक और बाहर की ओर धनात्मक आवेश होता है। इस समय न्यूरॉन जो होता है ध्रुवीकृत तंत्रिका तंतु कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जब ध्रुवीकृत तंत्रिका तंतु के किसी भाग पर उद्दीपन प्रारंभ होते हैं तो सोडियम आयन चैनल खुल जाते हैं, जिससे सोडियम आयनों का तीव्र अंतः प्रवाह होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तंत्रिका जो तंतु होते हैं इनके बाह्य भाग पर ऋणात्मक आवेश और अंतः भाग पर यानी अंदर की ओर जो है धनात्मक आवेश आ जाता है। कोशिका झिल्ली में आवेशों का एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर रूपांतरण ध्रुवीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है?
जब आवेश एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर रूपांतरित होते हैं, इनको ध्रुवीकरण कहा जाता है। इस स्थिति में कोशिका झिल्ली के दोनों ओर का वैद्युत विभवांतर सक्रिय विभव कहलाता है। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी और क्रियात्मक भागों से जोड़ने वाली धागेनुमा तंत्रिकाएं हैं। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बनी होती है। परिधीय जो तंत्रिका तंत्र है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसके दो प्रकार हैं। एक है कपालीय तंत्रिकाएं, दूसरा है मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय जो तंत्रिकाएं हैं, इनमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क से निकलकर परिधीय अंगों तक इनका जो है मतलब ये जाती हैं, याद रखिएगा, विस्तार होता है। और जो मेरु तंत्रिकाएं हैं, इनमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं और इसका जो विस्तार है मेरुदंड से निकलकर परिधीय अंगों तक। सबसे पहले कपालीय तंत्रिकाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कार्नियल जो नर्व्स है, अगर बात करें तो मस्तिष्क की आंतरिक सतह में स्थित केंद्रकों से 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिनसे कुछ संवेदी, कुछ प्रेरक और कुछ मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क के अग्र से पश्च भाग तक कपाल तंत्रिकाओं को क्रमानुसार रोमन संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। तंत्रिकाओं में प्रेरक और संवेदी दोनों तरह के तंतु होते हैं, जिन्हें मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं। प्रेरक तंत्रिकाओं में कायिक तथा स्वायत्त अपवाही दोनों प्रकार के तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। आल्फैक्टरी, याद रखिए, आल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिब्युलोकॉलिक्योर, जो ये वर्ड है, आल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिब्युलोकॉक्लियोर तंत्रिकाएं संवेदी होती हैं, जो मस्तिष्क को केवल सेंसरी जो इंपल्सेस है, यानी जो संवेदी आवेग है, इसको पहुंचाती हैं। और ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंट एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल तंत्रिकाएं मस्तिष्क को केवल क्या करते हैं, प्रेरक आवेग यानी मोटर इंपल्सेस पहुंचाती हैं। तो इस वर्ड को एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, ट्राइजेमाइनल, फैसियल और ग्लासोफेरेंजियल और वैगस मिश्रित तंत्रिकाएं हैं। इसमें ट्राइजेमाइनल सबसे बड़ी तंत्रिका है। ट्राइजेमाइनल सबसे बड़ी तंत्रिका है। कपालीय तंत्रिकाएं अगर देखें, जो कार्नियल नर्वस है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें होता है आल्फैक्टरी तंत्रिका, इसके बाद ऑप्टिक तंत्रिका, आइक्यूलोमोटर तंत्रिका, इसके बाद ट्राक्लियर तंत्रिका, इसके बाद है ट्राइजेमाइनल तंत्रिका, इसके बाद है एब्ड्यूसेंस तंत्रिका, इसके बाद फेसियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल तंत्रिका, वेगस तंत्रिका, स्पाइनल एसेसरी तंत्रिका और हाइपोग्लासल तंत्रिका। इसके बाद दूसरा है मेरु तंत्रिका, एस्पिनल नर्वस, मेरुरज्जु यानी एस्पिनल कॉर्ड से निकलकर, जो एस्पिनल कॉर्ड होता है, इनसे निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। सभी स्पाइनल तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से 2 बिंदुओं से जुड़ी होती हैं, 2 पॉइंट से जुड़ी होती हैं, जिनकी कुल संख्या 31 है। इन बिंदुओं में ग्राही और प्रभावी तंतु होते हैं। रिसेप्टर और इफेक्टर दोनों तंतु होते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक मेरु तंत्रिका होते हैं, मेरुरज्जु से 2 जड़ों के द्वारा निकलती हैं। इसमें पृष्ठीय जड़ केवल संवेदी तंत्रिका तंतुओं से निर्मित होती है, जबकि अधरीय जड़ चालक तंत्रिका तंतुओं से निर्मित होती है। स्वायत्त तंत्रिका जो तंत्र है, इसके बारे में अगर बात करें तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा 1921 में प्रस्तुत की गई थी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी आंतरिक अंगों यानी आंत, हृदय आदि और रक्त वाहिनियों को रक्त की आपूर्ति करता है। यह विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से जो है क्रियाशील करता है। इसमें अनेक तंत्रिका गुच्छ और तंत्रिकाएं होती हैं। इस तंत्र की तंत्रिकाएं उन अंगों के कार्यों को नियंत्रण करती हैं जो हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते हैं, हमारे मतलब कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो इनको ये नियंत्रण करती हैं, जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, पाचन क्रिया आदि, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, इनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। माइलिनीकृत पूर्व गुच्छीय और अनुकंपी पश्च गुच्छीय। जो माइलिनीकृत पूर्व गुच्छीय हैं, यह छोटे गुच्छिकाओं के आधार मूल को छोड़ने से पूर्व जो है अमाइलिनीकृत तंत्रिका तंतुओं से जो है ये समूह बनाता है। तो जो माइलिनीकृत पूर्व गुच्छीय हैं,
ये छोटे गुच्छिकाओं के आधार मूल को छोड़ने से पूर्व, ठीक है, छोड़ने से पहले अमाइलीनीकृत तंत्रिका तंतुओं से ये समूह बनाता है। दूसरा है अनुकंपी जो पश्चगुच्छीय हैं, प्रत्येक अनुकंपी गुच्छिका मेरुरज्जु और मेरुतंत्रिका से जो है क्रमशः श्वेत रेमस संचार और ग्रे रेमस संचार में जुड़ी रहती है। संरचना के दृष्टि से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के तंत्रों से निर्मित होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी और परानुकंपी दोनों तंत्रिका तंत्र केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र के पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो अनुकंपी और परानुकंपी दोनों जो तंत्रिका तंत्र होते हैं केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र से पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्रों के द्वारा होता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है, यह तंत्रिका तंत्र मतलब खंडित पूर्व गुच्छिकाओं के एक्सॉन तंतुओं से निर्मित होता है, जो गुच्छक श्रृंखला के रूप में गर्दन के पश्च भाग यानी गर्दन के पीछे के भाग और मेरुरज्जु के दोनों ओर विस्तृत होते हैं। स्पिनल कॉर्ड के दोनों ओर ये विस्तृत होते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, याद रखिए। और इनकी लंबे पश्च गुच्छिकाओं से तंत्रिकाएं निकलकर किसी न किसी भाग तक जो है आ जाती हैं, और इसी कारण इन्हें वक्ष कटिका बहिर्वाह भी कहा जाता है। तो याद रखिए, यह हृदय स्पंदन और जो हृदय स्पंदन है यानी जो धड़कन है इसके मतलब कि जो स्पंदन करता है, धड़कने की जो मतलब की तीव्रता है और श्वसन दर जो है इसको ये बढ़ाता है। रक्त दाब को बढ़ाने में भी यह मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र पूर्व गुच्छीय एक्सॉन के जाल से निर्मित होता है। जिन अंगों में अनुकंपी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं उन अंगों में या उनके समीप परानुकंपी गुच्छिका जो है स्थित होते हैं। परानुकंपी अपवाही तंत्रिका कोशिकाओं के तंतु को क्रेनियोसेक्रल बहिर्वाह कहा जाता है। क्रेनियोसेक्रल बहिर्वाह कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और समीपवर्ती खंडीय अनुकंपी गुच्छिकाएं जो मेरुरज्जु के दोनों ओर लगी रहती हैं, एक दूसरे से अनुकंपी तंतु पुंजों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अनुकंपी पश्च गुच्छिका तंत्रिका इसका अपवाद है जो श्वेत ग्रंथि से जुड़ी होती है। यहां गुच्छिकाओं में उपस्थित तंत्रिका प्रेसी का कार्य एसिटिलकोलाइन नामक रसायन करता है। कौन? एसिटिलकोलाइन। कोई अंग जो आंतरिक तंत्रिका तंत्र से उद्दीपन प्राप्त करता है वह दो विपरीत तंत्रिका प्रेसियों से प्रभावित होता है, और यदि अनुकंपी तंत्रिका किसी अंग को उत्तेजित करती है तो परानुकंपी तंत्रिका उसका विरोध करती है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो शरीर के अंग दो तंत्रिकाओं से जुड़े होते हैं, जिसमें प्रत्येक का कार्य भिन्न भिन्न होता है। अनुकंपी और परानुकंपी गुच्छिकाओं में जो तंत्रिका प्रेसी रसायन होता है उसे एसिटिलकोलिन कहते हैं। एसिटिलकोलिन। देखिए यहां पे अगर बात करें तो ये जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है इसको एक बार आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो पॉइंट है कि हृदय की धड़कन की स्नायु तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियमित की जाती है। जो हृदय की धड़कन है, पंप करने की जो मतलब की दर है, इसको कौन नियंत्रित करता है, नियमित करता है? तो स्नायु तंत्रिका तंत्र। यदि हृदय में जाने वाली अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो हृदय धड़कन क्या करेगा? हृदय धड़कता रहेगा, अपना धड़कन की जो मतलब जो तारतम्य है इसको बनाए रखेगा, धड़कने की जो दर है इसको कायम रखेगा। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों या ग्रंथियों के लिए आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न करके इनके कार्य और स्राव को तीव्र कर देता है, जबकि परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है ये शरीर के विभिन्न अंगों ग्रंथियों के लिए समान स्थिति उत्पन्न करके इनके कार्य और स्राव को ये सामान्य कर देता है, और यह हृदय स्पंदन को घटाता है और श्वसन दर को कम करता है, और यह पाचन ग्रंथियों के श्रावण को भी बढ़ाता है। क्या करता है? जो पाचन ग्रंथियां इनके स्राव करने की तीव्रता को जो है क्षमता को बढ़ा देता है। तो अब जो है परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है इसको आप देखिए, जैसे पहला है यहां पे जो है आंख, ये पुतली का यहां पे संकुचन होता है इसके अंतर्गत, और ये जो है ये क्या है, ये क्या है? ये है लार ग्रंथि, यानी लार के निर्माण को ये प्रेरित करता है। परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र के इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं इसको ध्यान में रखना है।
और इसके बाद देखिए हृदय, मंद हृदय गति, यहाँ पे जो हृदय होता है इसको क्या करता है, जो हृदय की स्पंदन की जो दर है इसको मंद करता है। इसके बाद फेफड़े यानी श्वसनिकाओं का ये संकुचन करता है। अमाशय यानी पाचन को प्रेरित करना। यकृत यानी पित्त के स्राव को ये प्रेरित करता है। इसके साथ ही आंत यानी कर्मानुकुंचन और स्राव को उत्तेजित करता है। और मूत्राशय जो है, मूत्राशय का ये संकुचन करता है, ठीक है, जिससे मूत्राशय यानी मूत्र त्याग करने की जो है इच्छा प्रकट होती है। अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है इसमें क्या होता है कि जो आंख होता है पुतली का फैलाव करता है। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है इसके अंतर्गत जो मतलब कार्य होते हैं, आंख पुतली के फैलाव को उत्तेजित करता है। और लार ग्रंथि जो लार के निर्माण को ये रोकता है। हृदय गति को तीव्र करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। फेफड़े ये श्वसनिकाओं का जो श्वसनिकाएं हैं इनको ये फैलाता है। अमाशय ये पाचन को रोकता है। और ये इसके बाद जो यकृत है ये ग्लूकोज के स्राव को प्रेरित करता है। इसके बाद जो वृक्क है, यहाँ पे जो वृक्क होता है ये एपाइनेफ्राइन और नाइपाइनेफ्राइन के स्राव को प्रेरित करता है। इसके बाद जो आंत है क्रमानुकंचन और स्राव का ये विरोध करता है। इसके बाद जो मूत्राशय है यानी मूत्राशय सिलीलन होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखिए जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनसे प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण मुख्यतः मस्तिष्क में यानी ब्रेन में होता है। यानी जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनसे प्राप्त जो उद्दीपन का विश्लेषण होता है वो मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क से नियंत्रित क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, परंतु मस्तिष्क के सहयोग के बिना बाह्य उद्दीपनों के प्रति होने वाली क्रियाएं भी होती हैं जिन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। मस्तिष्क देखिए जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त उद्दीपन का जो विश्लेषण होता है मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होता है। और प्रमस्तिष्क से नियंत्रित क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन मस्तिष्क के सहयोग के बिना जो बाह्य उद्दीपन है इनके प्रति होने वाली जो क्रियाएं होती हैं इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। देखिए ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी उत्तेजना के फलस्वरूप मानव शरीर में स्वयं होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। और ऐसी क्रियाएं हैं ये जिनका संपादन मेरुरज्जु के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें मस्तिष्क का जो मस्तिष्क होता है इसके द्वारा विचार या निर्णय नहीं लिया जाता है, जैसे में छींकना, खांसना, पलक झपकाना, किसी गर्म या ठंडी वस्तु को छूने से उत्पन्न संवेदना आदि, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1833 में मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं के विषय में बताया था कि बेस्ट तथा टेलर के अनुसार प्रतिवर्ती क्रियाएं स्वायत्त अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं सामान्यतः द्रुत एवं स्वचालित होती हैं जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानव तंत्रिका तंत्र में 200 से अधिक प्रतिवर्ती तारों का एक जाल होता है जहां प्रतिवर्ती क्रियाएं आवेग के संवेदी अंग से प्रेरक तक पहुंचने में एक विशिष्ट तंत्रिकीय पथ बनाती हैं जो प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए सबसे सरल प्रतिवर्ती क्रिया पथ में कुछ विशिष्ट ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क के पश्च विस्तारित भाग में गुच्छिकाओं में सम्मिलित होती है। प्रेरक तंत्रिका तंतु प्रभावकारी अंगों जैसे पेशियों और ग्रंथियों से स्नायु के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार ग्राही अंग से प्रभावी अंग तक संचार का क्रियान्वयन होता रहता है। प्रतिवर्ती क्रियापथ में आवेग एक दिशा में ही गमन करते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाओं के तुलना में कहीं अधिक तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जैसे आंखों में कोई कण जाने से पलकों का तुरंत पीछे बंद हो जाना, ठीक है। जो आंख है इन अगर आंख में कोई धूल कण जाता है तो पलकों का तुरंत पीछे बंद हो जाना, ये इसका मतलब कि कार्य है। किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत पीछे हटना। प्रतिवर्ती क्रियाएं शरीर के सुरक्षा के दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में अनेक अंग शामिल होते हैं जो सम्मिलित रूप से प्रतिवर्ती चाप का भाग होते हैं और ये अंग निम्नलिखित है, जैसे ग्राही अंग, संवेदी तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु यानी स्पिनल कॉर्ड, प्रेरक तंत्रिकाएं यानी मोटर न्यूरॉन्स और प्रभावित तंत्रिकाएं, याद रखिएगा। इसके बाद अनुकंपी और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो एक तरफ जो है आपका मतलब कि अगर बात करें तो एक तरफ है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव और दूसरे तरफ है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव।
तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के जो प्रभाव हैं, जैसे आंख के पुतलियों का फैलना, श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्राव का बढ़ाना, लाल ग्रंथियों के स्राव को कम करना, ये सभी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव हैं। इसके बाद हृदय स्पंदन को बढ़ाना, त्वचीय रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ना, एड्रिनल के स्राव को बढ़ाना, मूत्राशय के पेशियों को फैलाना, लैक्राइमल ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाना, आहार नाल के क्रमानुकुंचन को कम करना, पाचन ग्रंथियों के स्राव को कम करना, गुदा के स्फिंक्टर को सिकोड़ना, रोंगटे खड़े होना, श्वसन दर को तीव्र करना, रक्तदाब को बढ़ाना, रुधिर में आरबीसीज की संख्या में वृद्धि करना, और इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा, क्रोध में वृद्धि होती है। याद रखिएगा, ये सभी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव हैं। लेकिन जो प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव है, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो आंख के पुतलियों को सिकोड़ना इसके अंतर्गत होता है, श्वेत ग्रंथियों से पसीनों के स्राव को घटाना, लाल ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाना, हृदय स्पंदन को घटाना, सभी रुधिर वाहिनियों को फैलाना, एड्रिनल ग्रंथियों के स्राव को कम करना, लैक्राइमल ग्रंथियों के स्राव को कम करना, रक्त में शर्करा के स्तर को कम करना, आहार नाल के क्रमानुकुंचन को बढ़ाना, पाचन ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाना, गुदा के एस्फिक्टर को फैलाना, और इसकी क्रिया से बाल यानी रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, श्वसन दर को कम करना, ब्लड प्रेशर को कम करना, और रुधिर में आरबीसी की संख्या में कमी करना, और इस तंत्र के सामूहिक प्रभाव से आराम और सुख की अनुभूति होती है, महसूस होती है, फील होती है। विभिन्न चिकित्सा उपकरण और उनके उपयोग, तो जो चिकित्सकीय उपकरण है और इनका उपयोग क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, याद रखिएगा। और इसका उपयोग क्या है, तो हृदय के संकुचन और प्रसार के समय उसमें उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय में अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने में। दूसरा है ईईजी इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों को निरूपण करने में। इसके बाद है ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर क्या है, तो ये विभिन्न रासायनिक तत्व जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करता है। और सीटी स्कैन का कार्य क्या है, ये जो सीटी स्कैन होता है संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता या विकृति का ये पता लगाते हैं। इसके बाद है कंप्यूटेड टोनोग्राफिक। कंप्यूटेड टोनोग्राफी क्या होता है, यह शरीर के किसी अंग का एक्सरे लेकर क्या करता है, ये कंप्यूटर से विश्लेषण करता है। तो किसी अंग का एक्सरे के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा जो है विश्लेषण किया जाता है। और पेस मेकर क्या है, तो ये हृदय के गति कम हो जाने पर, जब हृदय की जो गति होता है, तीव्रता है, ये कम हो जाने पर उसके समान अवस्था में लाने के लिए पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो रोग है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है हंटिंगटन रोग। हंटिंगटन रोग क्या है, यह एक हंटिंगटन जो रोग है यह एक आनुवांशिक रोग ये एक आनुवांशिक रोग है, और यह एक आनुवांशिक रोग होने के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल रोग भी है। तो ये एक आनुवांशिक रोग है, साथ ही साथ न्यूरोलॉजिक रोग भी है, जिसमें व्यक्ति भावनात्मक रूप से परेशान रहता है और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। ठीक है, यह एक मतलब असाध्य रोग है जिसके लिए एक हानिकारक जीन जिम्मेदार होता है। इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और रोग के लक्षण प्रकट होने के 10 से 15 वर्षों के भीतर ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है अनिद्रा। जब नींद के बाद भी थकान और नींद की दशा बनी रहे या नींद बहुत कम समय के लिए ही आए तो उसे अनिद्रा की समस्या कहते हैं। इसका अब तक का संतोषजनक जो उपचार है नहीं खोजा जा सका है, यानी संतोषजनक इसका जो है निराकरण नहीं हुआ है, इसीलिए निद्रादायक औषधियों का प्रयोग जो है इस रोग के लिए किया जाता है। इसके बाद है मस्तिष्क आघात या लकवा। जब मस्तिष्क के कुछ भाग में रक्त आपूर्ति नहीं हो पाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो शरीर के कुछ अंग जैसे चेहरे पर गहन निश्चेतन जो कह सकते हैं निश्चेतना जो है ये उत्पन्न हो जाती है। इसका दिखावा जो है स्पष्ट झलकने लगता है। तो यह रोग उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों में अधिक होता है। तो मस्तिष्क आघात या जो लकवा है इसके अंतर्गत क्या होता है कि मस्तिष्क के कुछ भागों में रक्त आपूर्ति, ब्लड जो है
सर्कुलेट नहीं होता है, ब्लड की आपूर्ति रुक जाती है, नहीं हो पाता है, तो शरीर के कुछ अंग जैसे चेहरे पर गहन निश्चेतना उत्पन्न होती है और यह रोग उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों में अधिक होता है। तनाव मुक्त और नियमित दिनचर्या से इसके बचाव संभव है। इसके बाद है ब्रेन ट्यूमर। इसमें सिर दर्द, दृष्टि दोष, उल्टी आदि लक्षण जो है प्रकट होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए मस्तिष्क से संबंधित जो रोग हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस यह मस्तिष्क की उत्पन्न सूजन है, यानी ब्रेन में सूजन हो जाता है जो विषाणु संक्रमण से यह रोग होता है। दूसरा है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन होती है, स्वेल होता है, जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण हो सकती है। तीसरा है मिर्गी। मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार है जो मस्तिष्क की गतिविधियां जो है असामान्य हो जाती हैं और मुंह से झाग निकलता है। मिर्गी आता है तो माउथ जो है मुंह से क्या आता है, झाग उत्पन्न होने लगता है, याद रखिएगा। इसके बाद है सेरिब्रल पॉल्सी। सेरिब्रल पॉल्सी क्या है? यह एक शारीरिक अक्षमता है जिसमें मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ने से रोगी को लकवा मार जाता है, रोगी क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद है कनकशन। कनकशन क्या है? यह मस्तिष्क की चोट है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में बेहोशी या स्मरण शक्ति का जो है ह्रास होता है। इसे इमेनेसिया कहा जाता है, इमेनेसिया। इसके बाद है सिर दर्द। यह तंत्रिका तंत्र का सामान्य रोग है। इसके बाद है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया एक मस्तिष्क विकार है, मस्तिष्क का रोग है। इसमें रोगी जो है लिखी हुई भाषा को पढ़ने या समझने में असमर्थ होता है, यानी लिखने पढ़ने की जो क्षमता होती है उसमें नहीं होती है। इन्हें सामान्यतः रीडिंग डिसेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग क्या है? तो एक ये जो रोग है ये एक न्यूरोजेनेटिक विकार है, न्यूरोजेनेटिक जो है डिजीज है जो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में क्या होता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है और स्मरण शक्ति में ह्रास हो जाता है। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, बताइए। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% तक होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है शरीर के कुल वजन का 2% तक। दूसरा क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो वृद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ताप नियमन किस अंग के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 4 है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु में, कशेरुक रज्जु। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है, बताइए। ईईजी का जो संबंध है किससे है? मस्तिष्क से, ब्रेन से। न्यूरॉन का बाहर निकलना, न्यूरॉन जो होता है इसका बाहर निकला हुआ जो लंबा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ जो लंबा भाग होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि और हैवेन्यूला। पीनियल ग्रंथि और हैवेन्यूला इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। स्पिनल कॉर्ड के कार्य क्या हैं? मेरुरज्जु के कार्य क्या हैं? तो मेरुरज्जु के जो कार्य हैं मस्तिष्क से आने और जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना और प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय और नियंत्रण कायम रखना। ए और बी दोनों सही हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। प्रश्न संख्या 10 है तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है?
तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेलिन। मानव के मेरुदंड में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं? जो मानव के मेरुदंड होते हैं इनमें तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं? तो 31, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर है, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति का कारण क्या होता है? मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के जो कारण होता है वो क्या होता है? तो मस्तिष्क हाइपोक्सिया। मस्तिष्क हाइपोक्सिया। 13 नंबर है, डिसलेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? डिसलेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर है, मानव शरीर का वह कौन सा भाग है जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? जो मानव शरीर का जो वह भाग है या कौन सा वह भाग है जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? यानी अल्जाइमर रोग मानव ऑर्गन को, जो मानव शरीर के जो भाग होते हैं या जो मानव शरीर का जो ऑर्गन्स होते हैं, ये किस ऑर्गन को जो है प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क। जो अल्जाइमर का संबंध है वो मानव शरीर के किस भाग से है? तो मस्तिष्क से। 15 नंबर है, आपको सुमेलित करना है, बताना है कि इसका जो सुमेल है वो कौन सा सही है। तो सीटी स्कैन का कार्य क्या है? आपको पता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है सीटी स्कैन का? तो शरीर में असामान्यता के लिए। ठीक है, शरीर में विकार को पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग जो है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए, और ऑटो एनालाइजर का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? तो जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए, और जो पेस मेकर है हृदय की गति को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसका ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 16 नंबर है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग के साथ संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ललाट भाग से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रश्न में, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो, आप फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।